हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के प्रीवियस ईयर की सीरीज में आप देख सकते हैं कि 27 जुलाई को पूछेगा शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा 2023 के टीयर 1 पेपर का आखिरी शिफ्ट है। आपको मालूम है कि 39 शिफ्ट के अंदर पेपर आपका हुआ था, तो उस शिफ्ट का हम लोग आज आखिरी शिफ्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने मैथ्स के बाद इंग्लिश भी खत्म कर लिया है आज के शिफ्ट के बाद। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सीरीज आपके लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल साबित हुआ है। तो एक बार हमारे इस एफर्ट के लिए एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को, और दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिले और मेरे सब्सक्राइबर थोड़े से गेन हो जाए, जिससे कि मुझे और थोड़ा मोटिवेशन फील हो। ठीक है, और अच्छा काम कर पाऊँ आपके लिए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं और खत्म करते हैं आज के हम लोग शिफ्ट को। ठीक है, चलते हैं सीधे इंग्लिश के सवालों की तरफ। आप मैथ्स का और इंग्लिश का दोनों का प्लेलिस्ट हम बना लिए हैं, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं अगर आप बाद में आए हैं तो। ठीक है, चलते हैं अब नीचे। ज़्यादा, हाँ, तो यहाँ से आपका शुरू होता है, देख सकते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है। तो पहला सवाल क्या बोलता है कि पॉली एथिलीन, जो भी है मुझे नहीं पता, आपसे क्या कह रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। यहाँ पर अंडरलाइन सेगमेंट क्या बोल रहा है, कांट बी ट्रांसफॉर्म, जिसको हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, तो उसके बदले हम कौन सा इस्तेमाल को यहाँ पे कर सकते हैं, कौन सा वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मे बी कन्वर्टेड, कैन बी, सॉरी कांट भी नहीं बल्कि कैन भी था। कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब है जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते, जिसको हम कन्वर्ट कर सके, बदल सके इनटू एवरीथिंग फ्रॉम पॉलिस्टर फैब्रिक टू ऑटोमोटिव पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहा है, बदलने की बात कर रहा है, प्लेस करने की बात नहीं हो रही है और ना ही रिप्लेस करने की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मे बी कन्वर्टेड इज द ओनली ऑप्शन जो कि यहाँ पे हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल बहुत ही आसान आपको देखने को मिला। नंबर 2 पे चलते हैं। ए प्लेस वेयर एयरप्लेन्स आर केप्ट फॉर मेंटेनेंस, एयरप्लेन्स जहाँ पे रहते हैं मेंटेनेंस के, उसको हम लोग कहते हैं हैंगर, विमान गृह, इसको हिंदी में कहते हैं विमान गृह। ठीक है, और एक हैंगर होता है ये वाला हैंगर जो कि कपड़े आप टांगते हैं उस पे, तो ये अलग है, और ये वाला HANGAR और ये वाला HANGER होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, एवियरी और एक वर्ड तुम्हारा है एस्कलरी, इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो एस्कलरी बोलते हैं एक ऐसा स्थान जहाँ बर्तन को सफाई की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एस्कलरी। पढ़ा होगा आपने पहले से। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें एवियरी का। तो आप देखेंगे एक होता है एवियरी और एक होता है एपियरी, दोनों बहुत बार पूछा गया है इसलिए मुझे याद भी है। तो हम कैसे याद करते हैं इसको, यहाँ पे पी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है, इन दोनों में चेंज है। तो एक होता है पक्षी का और एक होता है मधुमक्खी का रहने का स्थान। ठीक है, तो जहाँ पे पी आ रहा है वहां पक्षी नहीं आएगा, मतलब पक्षी यहाँ पे आएगा, पक्षी के रहने का स्थान, पक्षी के रहने का स्थान, समझ गए, एवियरी। और यहाँ पक्षी के बदले में क्या लिखेंगे, मधुमक्खी, मधुमक्खी के रहने का स्थान को हम बोलते हैं एपियरी। समझ गए बात को। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं जैसे हमने याद कर रखा है। ठीक, जैसे कंफ्यूजन नहीं होता है, जहाँ पी आएगा वहां तुम्हारा ये वाला प नहीं आएगा। समझ गए बात। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे चलते हैं। शी कुड इजिली ईट द फिल इन द ब्लैंक्स बिरयानी बाई हरसेल्फ, शी कुड इजिली ईट द होल, पूरे बिरयानी को वो अकेले खा सकती है। बहुत ही आसान, बहुत ही गंदा ऑप्शन। यहाँ पे दे रखा है पैसिव वॉइस है क्या, हाँ, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। वाज किल्ड बाय द बियर, बोअर जो भी है मुझे नहीं पता, वाज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये किसका पैसिव वॉइस है, तो आप बोलेंगे सिंपल पास्ट। 90% केस में सिंपल पास्ट के वॉइस के सवाल पूछे जाते हैं और यहाँ भी वही आपको देखने को मिल रहा है। तब इसका एक्टिव वॉइस में कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। आओ जरा चेकआउट करें। यहाँ फिर से वाज आ गया, वाज आ गया, ये दोनों होने की संभावना ही नहीं है, वाज वेयर का संभावना ही नहीं एक्टिव वॉइस में। द बोअर किल्ड द डियर, बिल्कुल सही। बोअर के बगैर डियर क्यों आ गया, द डियर किल द बोअर नहीं, बिल्कुल। जो यहाँ पे ऑप्शन है वो पहले आता है, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका एक्टिव पैसिव में। आते हैं 5 नंबर सवाल पे। ये 5 नंबर सवाल क्या है आपका, पैराजम्बल है, बहुत ही बढ़िया। तो आप यहाँ चेकआउट करेंगे, चारों ऑप्शन तुम्हारा सेम है, ए। ठीक है, तो तुमको फिक्स है कि पहला सेंटेंस की शुरुआत तुम्हारा ए से ही होगा, तो इससे आपको आसानी लग जाता है। अच्छा चलो फिर हम सिर्फ ए को पढ़ेंगे और वहां से आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर हम सेंटेंस को लिंक करेंगे और ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल with me because the school was attached to temple, मेरी दादी माँ जो है हमेशा स्कूल जाती थी मेरे साथ क्योंकि स्कूल से अटैच था टेम्पल, कोई मंदिर थी जहाँ बच्चे को छोड़कर पूजा करने जाती थी, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखने को
मिल रहा है। ठीक है, व्हेन वी बोथ फिनिश्ड वी वुड बी बैक टुगेदर। समझ रहे हो बात को? जब दोनों हम लोग फिनिश होते थे तो हम लोग वापस बैक आते थे। तो फिनिश कब करेंगे? ये स्कूल पूजा करने के बाद और वो मंदिर में पूजा करने के बाद आएगी। समझ रहे हो बात? कुछ देर बैठ जाएगी मंदिर में, ऐसा कुछ यहाँ पे बातें हो रही है। तो ये फिनिश की बात है, मतलब ए के बाद तुम्हारा बी नहीं आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ए के बाद बी नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? ए के बाद बी वाले को हम काट देंगे, क्योंकि ये फिनिशिंग की बात कर रहे हैं। ये फिनिशिंग की बात कर रहे हैं। While the children sat in rows on other side of the veranda singing the alphabet or prayer in chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. फोर पढ़ेंगे द priest taught us the alphabet and the morning prayer. पहले यहाँ पे तुमको लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन रो में बैठेंगे एक साइड में, ठीक है, और सिंगिंग करेंगे अल्फाबेट को, प्रेयर करेंगे कोरस में। लेकिन प्रेयर के पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेस्ट क्या करेगा? टॉट करेगा अल्फाबेट को और मॉर्निंग के प्रेयर को। मतलब मुझे पता है कि पहले सेंटेंस डी आएगा, उसके बाद क्या आएगा? सी आएगा। पता चल गया आपको? इन दोनों में आप देखो जो वर्ड है वो मैंने क्या वर्ड चूज किया? प्रेयर वर्ड को चूज किया, जो कि यहाँ भी है और एक वर्ड तुम्हारा यहाँ भी है। इन दोनों वर्ड के यहाँ पे होने से मुझे पता लग चुका है कि अच्छा सी और डी तुम्हारा साथ में आने वाले हैं। लेकिन इन सी और डी में डी पहले और सी बाद में आएगा। ऐसा क्यों बोला हमने? क्योंकि पहले प्रेस्ट क्या करेगा? टॉट करेगा, सिखाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रेयर करेंगे एक रो में बैठ के एक साइड में। मतलब शुरुआत तुम्हारा ए से हो गया, फिर डी और सी साथ में आ गया, और फिर क्या होगा? जब दोनों काम फिनिश हो जाएगा तो वी वुड बी बैक टुगेदर, हम दोनों साथ में क्या आएंगे? घर आ जाएंगे। तो ए डी सी बी। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान एक फॉर एग्जाम्पल आपके सामने देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। द ड्राइवर वेरी सब्टली फिल इन द ब्लैंक्स द ट्रैफिक वायलेशन ही कमिटेड। ठीक है, आयरन आउट का मतलब होता है समस्या को सुलझाना, और बाकी ऑप्शन जो है बिल्कुल भी गलत है। अगर आपने इस सेंटेंस का मतलब नहीं भी समझ में आता है आपको, और आपने सिर्फ पढ़ा होगा कहीं आपने कि हाँ आयरन आउट एक फ्रेज होता है, या फिर इडियम, इडियम बोलते हैं इसको, फ्रेजल वर्ब होता है, तब उसको फटाफट मार के निकल जाएंगे कि बाकी कुछ होता नहीं है। आयरन इन हमने कभी देखा नहीं है, आयरन साइड कभी हमने देखा नहीं है फ्रेजल वर्ब में। तो अगर आपने इसका मतलब याद नहीं भी है तो आयरन आउट आप टिक करके भाग जाएंगे। इसका मतलब होता है समस्या को सुलझाना। तो जो उसने ट्रैफिक का वायलेशन किया था, नियम तोड़ा था, जो उसने कमिट किया था, उसको उसने क्या कर दिया? समस्या को सुलझा दिया, उसको सुलझा दिया उसने, आयरन आउट कर दिया। आगे बढ़े, फिर से पैराजम्बल है, कोई बात नहीं, फिर से करेंगे। यहाँ पे फिर से देखेंगे चारों ऑप्शन में तुम्हारा बी ही है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। तो शुरुआत तुम्हारा बी से होगा, पढ़ते हैं। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, ये कर्नल पढ़ते हैं इसको, लिखते हैं कोलोनल और पढ़ते हैं कर्नल। इससे बहुत बार पूछते भी हैं आपसे सवाल में एग्जाम हॉल में कि स्पेलिंग मिस्टेक के लिए पूछते हैं कर्नल या फिर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे? कर्नल हार्लैंड सैंडर्स real life story of being disappointed numerous times in his life and still making his ambition come true late in life is truly motivating। मतलब वो कह रहा है कि बहुत बड़े डिसअपॉइंट हो चुके हैं न्यूमरस टाइम में अपने लाइफ में, और तब भी वो स्टिल मेकिंग कर रहे हैं, अपने एम्बिशन को बना रहे हैं, लक्ष्य को बना रहे हैं कि वो ट्रू हो जाए जिंदगी के आखिरी पड़ाव में भी। वो एक बिल्कुल ट्रूली मोटिवेटिंग है, लोग को इंस्पायर करने वाली बातें वो यहाँ पे कही जा रही है, जिसका नाम है कर्नल हार्लैंड सैंडर्स। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ही लेटर ट्राइड टू फ्रेंचाइज हिज रेस्टोरेंट। आखिरी समय में वो क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे तुमको लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो लिखा हुआ कि वो अपने एम्बिशन को प्राप्त करने के लिए वो जीवन के आखिरी टाइम पे भी काम कर रहे हैं। अब यहाँ तुमने जैसे एक तो, ये तूने पढ़ा, तो उसने बाद में ट्राई किया था कि फ्रेंचाइज ले किसका? रेस्टोरेंट का। मतलब मुझे पता चल गया है कि उनका जो लाइफ में अगला एम्बिशन है वो कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट को चलाने का मोटिव है लाइफ में, है ना। तो वो रेस्टोरेंट यहाँ पे ये बाद की बात है, तो मैं कह सकता हूँ कि बी के बाद तुम्हारा ए तो नहीं आएगा। समझ गए बात? पहले हमको रेस्टोरेंट का मालूम चलना चाहिए था, जो कि यहाँ पे हमको बी में नहीं मालूम चला था, और ए में लेटर ट्राई किया, लेटर ट्राई टू फ्रेंचाइज द, मतलब उसके पहले कुछ और भी किया होगा उसने लाइफ में। तो बी के बाद तुम्हारा ए तो नहीं हो पाया, काट के हटाओ। समझ गए बात? ही बिगेन सेलिंग चिकन एट द एज ऑफ 40, बट हिज ड्रीम ऑफ ओपनिंग a रेस्टोरेंट was repeatedly denied owing to conflict and wars. He is a seventh grade dropout who tried many things in life but found them bitter. समझ गए? तो यहाँ पे तुमसे कह रहा है कि जीवन के आखिरी टाइम पे क्या कर रहे हैं? मोटिवेटिंग वाले काम कर रहे हैं, मतलब वो बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने लक्ष्य को जीने के लिए। और यहाँ कह रहा है कि वो एक 7th ग्रेड ड्रॉप आउट है, जिसने ट्राई किया बहुत चीजें लाइफ में, बट वो फाउंड देम बेटर। मतलब मुझे पता चल चुका है कि बी के बाद तुम्हारा डी आने वाला है। क्लियर तरीके से आपको पता चल गया है कि यहाँ पे बी के बाद डी ही आएगा। ठीक है,
और एक वर्ड देखा हमने कि यहाँ पे एक वर्ड है रेस्टोरेंट और एक बार यहाँ पे है रेस्टोरेंट। तो इस तरीके से भी आप वर्ड को चूज करके आप देख पाएंगे कि ए और सी तुम्हारा क्या है संबंध में है और बी और डी तुम्हारा क्या है संबंध में है, रिलेशन में है। और बी के बाद डी आएगा, मुझे पता चल चुका है, मतलब सी हमारा नहीं है, काट के हटाओ इसको। अब बी के बाद डी आ चुका है, बी के बाद डी आ चुका है। अब ए सी में पहले ए होगा कि पहले बी कि पहले सी होगा, ठीक है। तो आपसे हम पहले ही कर चुके हैं, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है लेटर। लेटर का मतलब होता है कि बाद में, लेटर का मतलब ही होता है कि बाद में, ठीक है। उसने चिकन बेचना शुरू कर दिया 40 की एज में, लेकिन उसका सपना था कि हम रेस्टोरेंट खोलेंगे। सो ही लेटर ट्राई टू फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट, मतलब इसलिए वो बाद में एक फ्रेंचाइजी लेने की कोशिश किया। तो पहले सी, उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा ए। बहुत बढ़िया। इस बंदे ने देखो सी और ए में कंफ्यूज हो गया और 3 नंबर मार के निकल गया, ठीक है। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ कि वर्ड को समझो, वर्ड को डिलीट करो, सेंटेंस को लिंक करने के लिए वर्ड चूज करो। अच्छा, ये एक वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वर्ड वहाँ लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उससे संबंध होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसा फील किया है और देखा भी है। तो 90% केस में क्या होता है कि आप एलिमिनेट करके ऑप्शन सही चूज कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल में आगे बढ़े, इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स। तो एक्सट्रीम कोल्ड नहीं, बल्कि यहाँ पे गेट करेंगे एक्सट्रीमली कोल्ड। समझ के बात को, एक्सट्रीमली कोल्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द वेदर फोरकास्ट मेंशन्ड दैट देयर वुड बी अ क्लाउड बर्स्ट, बादल फट गया, आफ्टर दिस सॉरी दिस आफ्टरनून। ये आफ्टरनून में क्या कर रहा है, क्लाउड फट गया, जिसकी वजह से क्या होता है, बारिश आती है, बहुत तेज तूफान आते हैं, सो हम क्या कहते हैं, रेन स्टॉर्म। क्लाउड बर्स्ट का मतलब रेन स्टॉर्म की बात यहाँ पे कही जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि आंधी के साथ बारिश, नहीं बोलते हैं इसको आंधी के साथ बारिश, ठीक है। ये तो सैंडस्टॉर्म है, बालू का जो भी आंधी है, स्नोफॉल। फेमाइन का मतलब होता है, नहीं बोलते फेमिन, भूखमरी, अकाल, दैट इज कॉल्ड फेमिन। आगे बढ़ेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे जो सेंटेंस है, वी आर ऑर्गेनाइजिंग इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यहाँ बात करी जा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो क्या करेंगे कन्वर्ट करने के लिए, तो आप बोलेंगे इज एम आर प्लस भी का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पहले हम बीइंग देख लेते हैं, बीइंग कहाँ लिखा हुआ है, इज के बाद यहाँ सिर्फ बीइंग है, यहाँ बीइंग है, यहाँ पे तो बीइंग है, यहाँ पे कुछ है नहीं, काट के हटाओ, ठीक है। तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, काट के सही करो, ठीक है। माई नीस इज एन अमेचर आर्टिस्ट। ये क्या होता है अमेचर, यानी कि बोलते हैं शौकीन, कोई काम शौकिया करना, शौकीन से करना, शौकीन, शौकीन तरीके से करना, ठीक है। जैसे कोई बंदा नहीं बोलता है कि टीचिंग मुझे बहुत पसंद है, तो वो शौकीन है, ठीक है, कि वो ही इज एन अमेचर टीचर, ऐसा कुछ बोल सकते हैं उसको, समझ गए, कि वो शौक के लिए वो आर्टिस्ट काम करता है, माइनस के बारे में भी कही जा रही है। तो शौक के लिए काम करना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसका एक्सपर्ट होना, उस चीज में दक्ष हो जाना। कोई चीज शौक से कर रहे हैं, मन करेगा तो करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। एक्सपर्ट होने का मतलब उसमें हम दक्ष हैं, उसमें हम पूरी तरीके से एक्सपर्ट हैं, कुशल हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग बोलते हैं हम लोग, फ्रीलांसिंग किसको बोलते हैं, जैसे कोई काम आप खुद से शुरू करते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीलांसिंग करना, स्वतंत्र होना, स्वतंत्र तरीके से काम करना, फ्रीलांसिंग करना, ठीक है। डिसेंट का मतलब नम्र होना, शालीन होना, बोरिंग मतलब उबाऊ इंसान को हम लोग बोरिंग कहते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, तो आप बोलेंगे एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल में कैसे लिखते हैं हम लोग, ए डबल सी, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेबल, ये वर्ड आपका होना चाहिए, आई नहीं बल्कि ए होना चाहिए। बेयरली करप्ट, भ्रष्ट होना। डर्थ का मतलब होता है कमी होना, किसी चीज की कमी को बोलते हैं डर्थ, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, फिर से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड सफिशियंट। अच्छा, आई पहले ई बाद में, ऐसा होगा ना, आई पहले और ई बाद में, सफिशियंट ऐसे लिखते हैं, पर्याप्त मात्रा में। सिरप, सुपीरियर टू, इंपीरियर टू, ठीक है। जिस वर्ड के बाद लास्ट में ओ आर आता है उसको क्या लगाते हैं हम लोग, टू लगाते हैं। ये वर्ब का रूल है, तुम्हारा ग्रामेटिकल का रूल है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं, द सीनरी टू माई बॉस इज वेरी इफिशियंट एज ही नॉट ओनली गिव्स हिम, नॉट ओनली है तो आगे क्या, बट ऑल्सो आएगा, गिव्स हिम द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो नहीं बल्कि बट ऑल्सो। बहुत ही घटिया, बहुत ही आसान। माई कजिन सिस्टर, पहली बात तो कि तुमको माई कजिन सिस्टर यहाँ पे लिखना ही नहीं चाहिए, सिर्फ कजिन बोलो, सिस्टर नहीं बोलना चाहिए आपको। माई कजिन सिस्टर तो होता ही नहीं है,
लेकिन भाई इन्होंने सवाल तैयार किया है तो हो सकता है। ठीक है, बट हम लोग को ऐसा सिखाया नहीं गया कि कज़न बोलो सिर्फ, सिस्टर ब्रदर का इस्तेमाल इस पर नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ लिखा है तो कर लेते हैं। माई कज़न सिस्टर नीतू हैड एन एरियल व्यू, ठीक है, ऑफ द ट्रेड फेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ द गैंट विल। ये करेक्ट, ट्रेड फेयर मतलब एक व्यापार मेला लगा है ना, उसका एरियल व्यू। तो एरियल व्यू कुछ नहीं होता, ठीक है। करेक्ट एडियम आपको ढूंढना है कि इसका सही एडियम क्या होता है। आप अगर ऑप्शन को देखेंगे तो वो होता है कि बर्ड्स आई व्यू, मतलब सरसरी निगाह से देखना, बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर मतलब होता है चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब एक ही गुण का इंसान होना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर ऐसा बोलते हैं। बर्ड ब्रेन को बोलते हैं शायद बेवकूफ वाला बुद्धि को हम लोग बेवकूफ को शायद बर्ड ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। बर्ड इन द गाइल्डेड केज, ये मुझे नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। बाकी आप समझ सकते हैं कि बर्ड्स आई व्यू यहाँ पे सटीक आंसर होगा। सरसरी निगाह से उसने देखा ट्रेड फेयर को फ्रॉम द टॉप ऑफ गैंट विल। यहाँ पे एक वर्ड है, अच्छा ये फिर से आपका जो है ये पैराजम्बल एक तरीके से है, तो आपसे कह रहा है कि बताओ इसको चूज करो कौन सा सही इसका राइमिंग होगा, कौन सा सही इसका रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो आओ जरा चेक करें। इन शेक्सपियर्स हैंड इंग्लिश ड्रामा दैट फर्स्ट सोन फोर्थ इन द अर्ली हिस्ट्री प्लेस, मतलब पहला मुझे मालूम चल गया कि शुरुआत बी से नहीं होगा, दैट शुरुआत कौन सा होता है, अचीव के पहले कुछ रहा होगा, मतलब डी हमारा नहीं होगा पहला। विलियम शेक्सपियर इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट एंड पोइट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बिल्कुल यहाँ पे इसी शुरुआत हम लोग कर सकते हैं, इसको पढ़ के आगे पता चल गया है। इन शेक्सपियर्स हैंड्स, ठीक है, इंग्लिश ड्रामा, ठीक है, उसने अचीव कर लिया एक मैचलेस ब्रिलियंस को, जो दैट फर्स्ट सोन फोर्थ इन द अर्ली हिस्ट्री प्लेस, ठीक है। तुम कह सकते हो शुरुआत तुम्हारा सी से होगा और सी का सिर्फ ऑप्शन तुम्हारा एक ही बार है, तो इसको मार के निकल जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसको आगे पढ़ने के बाद। बहुत ही आसान था ये वाला, आप आगे पढ़ सकते हैं। नंबर 17 पे आते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, इसका मतलब होता है, विजडम का मतलब होता है बुद्धि, कुशलता, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इनसाइट। इनसाइट का मतलब भी होता है मेरे भाई, नहीं बोलते हैं कि अंतर्दृष्टि से आप देख रहे हो, अंतर्दृष्टि से देखना, दैट इज कॉल्ड इनसाइट, अंतर्दृष्टि। क्लैरिटी का मतलब क्लैरिटी, बिल्कुल साफ तरीके से ट्रांसपेरेंट की बात करेंगे हम लोग। फॉली इज ऑल अबाउट, ये बनता है फुलिश, है ना, फॉली इज ऑल अबाउट फुलिश, या अगर आप सेंसलेस बिहेवियर कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो फॉली बिहेवियर तुम कर रहे हो, फॉली हो तुम, ठीक है। इमोशन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है नेव, इसका एंटोनिम निकालना है। नेव का मतलब क्या होता है, जैसे नेव का मतलब होता है, जैसे नौसिखियों को बोलते हैं हम लोग नेव, ठीक है। नौसिखिया का मतलब होता है भैया अनुभवहीन, अनुभवहीन आप बोल सकते हैं उसको, अनुभवहीन होना, मतलब नौसिखुआ की बात यहाँ पे कर रहे हैं, जो नया नया सीखा किसी काम को, दैट इज कॉल्ड नेव। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है सिनिकल, सिनिकल का मतलब होता है जैसे कुटिल होना या फिर निंदक तरीके से निंदक होना, तो ये उसका उल्टा कैसे हो सकता है, नेव का मतलब अनुभवहीन है तो निंदक है, इसका उल्टा कैसे। अच्छा बाकी इसका मतलब निकालते हैं। जेरेड का मतलब क्या होता है, जेरेड इज ऑल अबाउट, जैसे कोई काम किया हुआ या फिर थक जाना, थकाया हुआ इज ऑल अबाउट जेरेड, ठीक है, थकाया हुआ। करप्ट बोलते हैं भ्रष्ट को, और कन्विंस्ड का मतलब होता है विश्वास, मतलब हुआ, विश्वास किया हुआ, विश्वसनीय आप बोल सकते हैं उसको, कन्विंस्ड विश्वसनीय। तो अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे नेव का उल्टा ये और ये तो नहीं होगा, मुझे दिख रहा है साफ साफ कि करप्ट और कन्विंस्ड तो नहीं होगा। जेरेड का मतलब होता है थकाया हुआ, तो थकाया हुआ और अनुभवहीन मतलब काम करके थक चुका, तो ये पता ही नहीं, अजीब तरीके से यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, निंदक क्यों होगा सैनिकल इसका उल्टा, आई डोंट नो। बाकी इन सब का मतलब को मालूम चल चुका है, तो आप एक बार देखना कि इसमें कौन सा होगा। इन सब का मतलब बहुत जरूरी है आपको समझना, मतलब अपना आपको हमने समझा दिया है, तो आगे बढ़ते हैं। किट्स एंड सेली वेर पोइट्स ऑफ द सेम पीरियड, इन अदर वर्ड्स दे वेर कंटेम्पोरेरीज, जिसको हम लोग कहते हैं समकालीन। समकालीन का मतलब होता है कि दोनों सेम काल में, एक ही इरा में, एक ही पीरियड में काम करने वाले लोग, तो क्या बोलते हैं, कीट्स और सेली ये दोनों कवि हैं सेम पीरियड के, यानी कि समकालीन है, दोनों सेम इरा के लोग हैं, एसोसिएट्स नहीं, को राइटर्स नहीं, कलिग्स नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड,
इसका मतलब होता है सुबह की शुरुआत खराब तरीके से करना, यानी कि समवन हु इज हैविंग ए हॉरिबल डे, उसी को हम लोग कहते हैं गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। हम आ चुके हैं कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में। ठीक है, colonialism had a great impact on the lives of aboriginal Australians who were eventually fill in the blanks by the whites with all power and privileges। ठीक है, प्रिविलेज बोलते हैं विशेष अधिकार को। तो यहाँ पे एबोरिजिनल का मतलब जो वहाँ पे रहने वाले ऑस्ट्रेलियंस थे उनको आखिरकार क्या किया गया, सब्जुगेट किया गया, क्योंकि वो गुलाम बनाएंगे ना वाइट्स, ये वाइट जो लोग हैं ना इंग्लैंड वाले, ये हर जगह घुसे हैं। ये कोलोनियलिज्म जो है ना, हमारे हिस्ट्री का वर्ड है जो कि बहुत बार पूछा गया है इसको, हिस्ट्री में आते हैं कोलोनियलिज्म, जिसमें क्या करता है कि वो सबको गुलाम बनाते हैं। तो इसका बहुत इम्पैक्ट था, ठीक है, लाइफ का। एबोरिजिनल जो ऑस्ट्रेलियंस थे उनको आखिरकार क्या कर लिया गया, गुलाम बना लिया गया बाय द वाइट्स, इंग्लैंड के लोग जो लोग थे, विथ ऑल पावर एंड प्रिविलेजेस जो उनको दिया गया था। तो ये क्या लगाएंगे, अंडरस्टूड, बिल्कुल नहीं, कॉट, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ही इतने गंदे कि आप बिना कुछ समझे भी ऑप्शन नंबर 4 को टिक करोगे। इस बंदे ने 1 चूज किया था, पता नहीं क्यों। द colonizers turned their land into rubbish pits and sites for their own betterment। ठीक है, उसने क्या किया, जो colonizers थे व्हाइट लोग वाले लोग, उनको उसने टर्न कर दिया जमीन को इनटू रबिश पिट्स, कूड़ा कचरे के भंडार के रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया। और जो उनका साइट था, साइट बोलते हैं स्थली को, किसी स्थल को। और यहाँ पे स्थल क्या बोलेंगे, डेटिंग साइट्स की बात करेंगे, हॉल्टिंग साइट, रुकने की व्यवस्था कर रहे हैं, रिक्रिएशन मनोरंजन की बात करेंगे। रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन, तो क्या ये वाला बात करेंगे, बिल्कुल नहीं। वो बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में। उनके अपने बेटरमेंट के लिए उसने क्या कर दिया, उसको टर्न किया वो लैंड को रबिश पिट्स में, और कंस्ट्रक्शन साइट्स फॉर देयर ऑन बेटरमेंट, अपने ही अच्छाई के लिए, अपने ही अच्छे भले के लिए उसने ये काम किया था। आगे बढ़े। द एबोरिजिन्स वेयर ऑफन, जो रहने वाले लोग थे, वेयर ऑफन fill in the blanks एज सब ह्यूमंस विथ लो स्टेटस और डर्टी हैबिट्स, उनको लो स्टेटस के रूप में देखा जाता था। तो क्या बोलेंगे उसको, दे वेयर क्रिएटेड, बिल्कुल नहीं। द एबोरिजिन्स वेयर ऑफन परसीव्ड, रिसीव्ड, लेड। ऑप्शन इतने गंदे ना कि बिना कुछ समझे आप ऑप्शन नंबर 2 ही टिक करोगे। आप मन में क्या आ रहा है, परसीव्ड, क्योंकि परसीव का मतलब होता है क्या है, समझना। परसीव का मतलब होता है समझना, मतलब कि उनको अक्सर समझा जाता था, उन लोगों को अक्सर समझा जाता था एज सब ह्यूमंस, जिसके पास लो स्टेटस है और डर्टी हैबिट्स है। मतलब परसीव किया जाना किसी इंसान को, किसके द्वारा, जो व्हाइट्स वाले लोग थे, इंग्लैंड वाले लोग थे। आगे बढ़ते हैं। द व्हाइट्स नॉट ओनली डिस्प्लेस्ड द ट्राइब्स ऑफ देयर होमलैंड, जो रहने वाले जनजाति लोग थे उनको अपने होमलैंड भेजा, सिर्फ इतना ही नहीं किया, बट ऑल्सो फिल इन द ब्लैंक्स द ब्यूटी एंड बैलेंस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। जो ट्राइब्स रहते थे वहां पे आसपास, उनको ना ही वहां से भगा करके उनके होमलैंड भेज दिया, बट ऑल्सो वहाँ की जो ब्यूटी थी, वहाँ की जो बैलेंस था नेचुरल वर्ल्ड का, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ट्राइंग मतलब चरना होता है, क्यों लगाएंगे, यूटिलाइज क्यों करेगा, उसको फेड नहीं बल्कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उन सबको भी डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे क्या कर रहा है, पहले ही बात लिखा हुआ है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स बनाएंगे, रबिश पिट्स बनाएंगे, ऐसा कुछ, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो ब्यूटी था वहाँ के लोगों के रहने से, उन सबको वो डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉयड द ब्यूटी एंड बैलेंस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल, ठीक है। एन इंक्रीज इन डिफॉरेस्टेशन, जो वनों की कटाई होती है ना, पेड़ पौधों की, उसे बहुत अधिक वृद्धि हो गई। एन इंक्रीज इन फॉरेस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल लैंड, जो पारंपरिक लैंड था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेड क्या, लाइक एमू, ईगल एंड कंगारू अमॉन्ग मेनी अदर्स टू dwindle ओवर टाइम। ठीक है, लेड एक होता है फ्लोरा, एक होता है फौना, ठीक है। एमू ईगल की बात कर रहा है, कंगारू की बात कर रहा है, अमंग मेनी अदर्स टू dwindle ओवर टाइम। dwindle का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे चलना, ठीक है, स्लो, लेजीनेस, उसके हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे क्या हो गया, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ कि इन लोगों का जो एमू है, बात करते हैं ईगल का, उनको बहुत धीरे धीरे dwindle किया ओवर टाइम, ऐसा कुछ है फीलिंग आ रही है इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे मतलब फिर से पढ़ते हैं कि एन इंक्रीज इन डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधों को काटने के बाद, डिस्ट्रक्शन करने के बाद क्या होता है कि वो पेड्स की बात कर रहा है,
ठग्स, होमेज, फ़ौना, फ्लोरा एंड फ़ौना। फ्लोरा बोलते हैं किसी एक स्थान का फूल पौधे को बोलते हैं फ्लोरा, और फ़ौना का मतलब उस स्थान में रहने वाले हम लोग जंतुओं को बोलते हैं, एनिमल्स को बोलते हैं फ़ौना। तो यहाँ पे एनिमल्स के रूप में क्या इस्तेमाल किया है, एमू, ईगल और कंगारू। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, फ़ौना। ठीक है, बाकी बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोज़ को बनाने में। बाकी आप जानते हैं ये हमारा शिफ्ट जो है वो आखिरी शिफ्ट है। दिस इज़ द लास्ट शिफ्ट ऑफ सीजीएल टियर 1 2023। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंग्लिश को भी पूरा खत्म कर लिया है। तो अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, तो आप जाकर के देख सकते हैं कि पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपके लिए हमने तैयार कर रखा है इंग्लिश का, और मैथ्स का भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा प्लेलिस्ट, मैथ्स का भी और इंग्लिश का भी। तो इन दोनों का हम लोग कर सकते हैं उस प्लेलिस्ट में जाकर के, ठीक है? क्योंकि एक शिफ्ट के अंदर 4-5 साल भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट शिफ्ट में। थैंक यू सो मच।